मैंने तो ये मुहिम बना रखी है कि हर एक दिन हर किसी की एक की मदद करनी है। मेन क्या है, एक तो रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट रहे, एंड आप इफ यू हैव टेकन अ ब्रीफ, अगर आपके पास जो ब्रीफ आ गई है तो आपको उसे एंड तक लड़ना है। बिल्कुल लड़ना है। जिसे कहते हैं ना कि जब तक आप अपने घर पे हो तब तक आपका माँ बाप का हाथ है आपके ऊपर, जब आप घर से निकलते हो असली तकलीफें तो तब पता लगती हैं। एग्जैक्टली। और क्या सर हम नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार अगले 4 से 5 साल में ये बदलाव और हम देखने वाले हैं? मैं तो ये बोलता हूँ कि हमें एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की ड्राइव रखनी चाहिए। बेसिकली हम मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे पाए। आप शादीशुदा हैं? नहीं सर, अभी बचा हुआ हूँ। चलो तो जल्दी आपका भी नंबर आने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस स्पेशल पॉडकास्ट। सो आज जो हमारे साथ है ना, वो एक बहुत ज़्यादा डायनेमिक लॉयर है। स्पोर्ट्स के अंदर एकदम रुचि रखते हैं, बैंकिंग का उन्हें एक एक चीज़ अच्छे से पता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एकदम ना यंग लॉयर्स हैं, कि हम लोगों के साथ ही उनका उठना बैठना है, यंग लॉयर्स को आगे लेके जाना, ये सब वो चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं। तो लेट्स वेलकम भरत शर्मा सर। सर क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सुमित, आप कैसे हैं? सर एकदम सर, आप लोगों की दुआ है सर। आप जैसे अगर लीडर्स हमारे साथ हैं जो हमें हर जगह हेल्प कर रहे हैं सर, और तो हमें क्या ही चाहिए, हम यंग एडवोकेट्स। नहीं, डेफिनेटली देखो, यंग लॉयर्स का, यंग यूथ को सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा मुहिम चली है दिल्ली में। बिकॉज आपको भी पता है कि अब 2018 के बाद जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं वो ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। आप उसमें देखिए कि उनको कहीं भी मेंटरशिप प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। एंड सेकेंडली, जो बच्चे आ रहे हैं इंटर्नशिप्स पे, आपका जूनियरशिप से जो बच्चे पास आउट करके आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पे एक झिझक रहती है कि भाई सीनियर के पास हम जाएंगे तो ऐसा ना हो कि वो डांट दें, या फिर एक होता है कि भाई अभी ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ, अभी बाद में बात करते हैं। तो एक जो कोर्ट में बच्चा आ रहा है कॉलेज से, उसको कहीं ना कहीं पे ना एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि भाई हमारी एज के हैं, हम इनसे जाके बात करें तो कहीं ना कहीं पे हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे। एक बड़े भाई होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते एक वो रहता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ है, यूथ को इस चीज़ की ज़रूरत है, मेंटरशिप की प्रॉपर ज़रूरत है, और सेकेंडली एक यूथ कनेक्ट होता है। बिल्कुल सर। इससे पहले हम इन सब बड़े मुद्दों पे आए सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा सर, लॉ में आप एकदम कैसे आए? मतलब क्या आपका कुछ था पहले इंटरेस्ट कि यार मुझे बचपन से ही लॉ करना है, या फिर एकदम ही आना हुआ? सिमरजीत, मैं एक सेकेंड जनरेशन लॉयर हूँ। और जब फादर साहब कोर्ट आते थे तो एक जो ड्रेस होती है ना, ब्लैक और वाइट, और बाकी जो कोट पहन के वो जो जाते थे, तो मेरा एक स्टार्टिंग से मैं उनको एडमायर करता था कि यार मैं एक दिन ऐसा मतलब कोर्ट के अंदर आके अपीयर होऊंगा और प्रैक्टिस करेंगे, आर्गूमेंट सीखेंगे। मुझे फादर साहब, मुझे अभी भी याद है कि मैं, एक तेजी साहब होते थे, एक जज साहब, मैं उस टाइम पे 6 या 7 स्टैंडर्ड में था, तब मैं कोर्ट में आया था। अच्छा। तो चैम्बर आया था, चैम्बर से मुझे डैडी कोर्ट लेके गए थे, हियरिंग आ गई थी, एक अर्जेंट बेल थी। तब मुझे जज साहब ने मेरे को देख के, उन्होंने मेरे को ऊपर डाइस पे बुलाया था कि बेटा आओ। अरे वाह। तो मुझे वो आज भी याद है। तो वो कुछ चीज़ें थी, बट फादर साहब स्टार्टिंग से बोलते थे कि तू लिटिगेशन में नहीं आएगा। अरे ऐसा क्यों? लिटिगेशन में क्यों नहीं? अब ये चीज़ मैंने लॉ करने के बाद उनसे पूछी कि आप मेरे से क्यों बोलते थे, तो उन्होंने मतलब उन्होंने बातें बताई कि भाई कितना स्ट्रगल होता है लॉ में। और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि देखो, हमारे फादर साहब ने बहुत मेहनत करी है, क्रिमिनल लिटिगेशन में नाम बनाया है। दूसरा, कुछ चीज़ें उनके साथ भी रही, स्ट्रगल जो रहा है बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। तो कहीं ना कहीं पे उनको भी लगा कि जब बच्चे का अच्छे से, क्या कहते हैं, एक अच्छा बैंकिंग का एक करियर है। जब मैं भी लीगल में था, बैंकिंग में। ओके, अच्छा, आपने मतलब शुरू जो करा था बैंकिंग सेक्टर से मैंने शुरू करा था। देन आफ्टरवर्ड्स आई मूव टू लीगल डिपार्टमेंट। ओके। सो उनको भी लगता था बैंक में हम अच्छे से, हमारी अच्छी हैंडसम सैलरी थी, अच्छा इंसेंटिव आता था। बैंकिंग का एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है। जितने भी आज की डेट में लॉ फर्म्स हैं, उनके मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के मैटर्स भी हमारे पास होते थे कहीं ना कहीं पे। मैं उनमें इन्वॉल्व होता था। इंश्योरेंस के, इन्वेस्टमेंट्स के मैटर्स मेरे पास काफ़ी होते थे। मैं इंटायर दिल्ली देखता था। क्या बात। तो सर जब आप फिर लिटिगेशन में आए तो सर आपने वो इनिशियल पीरियड में क्या एकदम फेस किया, या फिर आना क्यों हुआ? सबसे पहले तो वो अच्छा खासा आपका जब वो चल ही रहा था, तो व्हाई डिड यू जंप इनटू द लिटिगेशन? देखिए, ये जो सवाल है ना आपका, ये एक आना क्यों हुआ था, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक रियल इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ था सर?
मैं बाराखम्बा ब्रांच में था अपनी। ओके। उस टाइम पे मैं 2-3 ब्रांचेस मेरे पास थी। सो एक लेडी हमारे पास ब्रांच में आई थी एंड उनके साथ उनके घर के 2 फैमिली मेम्बर्स थे एंड दे वर कैरिंग सूटकेस होता है ना, जो हम जैसे हम फाइल्स कैरी करते हैं, हाँ तो जी। उनके पास एक छोटे सूटकेस थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि भई ये ट्रैवल करके आ रहे हैं कहीं से, हो सकता है कुछ इनका इश्यूज़ वगैरह, कुछ सर्विस इशू हो। बट वो जब मेरे पास आई, सेठी फैमिली थी वो, ओके। उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि पुत्र, मैंने तेरी हेल्प चाहिए थी। मैं आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा भाई एकदम से ब्रांच में आके ऐसा क्या इशू हो गया। सो मैंने उनसे बात करी कि माता जी क्या आपका इशू है, क्या प्रॉब्लम है। सो उन्होंने ना अपनी जो पूरी अटैची थी वो खोल के रखी, तो उसमें देयर वाज 156 इंश्योरेंस पॉलिसीज ओह माय गॉड। एंड कुछ एफडीआर्स भी थी, फेक एफडीआर्स। अच्छा। हाँ, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपीस का उनका पूरा कॉर्पस जो उनको ग्रेचुटी में मिला होगा, जो उन्होंने बचा के रखा होगा अपने पोतों के लिए, वो सारा का सारा पैसा किसी एक फेक ग्रुप ने, जो एक जो कॉन ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने उनका पैसा सारा का सारा झूठ बोल के, मिस सेलिंग्स में, फ्रॉड बोल के, वो सब उसमें इन्वेस्टमेंट्स में लगवा दिया। एंड 6 महीने से वो उनको कॉन कर रहे थे। अच्छा। एंड दैट वाज योर कॉलिंग कि आप दैट वाज द किक फॉर मी। मैंने उनको पूरा सपोर्ट करा। मुझे पता है, मैंने 16-17 इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स में जाके जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, मैंने उनको पर्सनली हेल्प करी एंड विदाउट एनी नथिंग, फीस वगैरह कुछ। विदाउट कुछ नहीं मैंने लिया उनसे। तो वो एक मेरा एक लाइफ का एक वो था कि मुझे अब सपोर्ट करना है। एंड टचवुड, मुझे ऐसा लगता है कि उनका ही आशीर्वाद था कि मैंने इतना अच्छा obviously वो प्रैक्टिस चीज़ में फिर, आगे हाँ। करा है, और मैं सब के लिए करना चाहता हूँ। तो यूथ को मैं बस एक ही चीज़ सिखाना चाहता हूँ, और मैं Please, उनको sir. बताना भी चाहता हूँ अपने ज़रिए से कि सिर्फ हम पैसे के लिए ना भागें, हमें सबकी मदद भी करनी चाहिए। जो आज की जो जनरेशन है, उनको ज़रूरत है सपोर्ट की, और उनके उससे ज़्यादा बड़ों को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन की ना एक जो टेंडेंसी है उसको समझना चाहिए। इंसानियत को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इंसानियत को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। कोविड में आपने देखा है, कोविड में हम सब घर में बैठे हुए थे, घर में कैद हो गए थे एक तरह से। उस टाइम पे सबको ये था कि हम किसी की मदद कर देते, या हमें ऐसा लगता था कि यार हमने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, हम उसके साथ और सपोर्ट कर सकते थे उसको। बिल्कुल। तो आज भी हमें डेली बेसिस पे हर दिन ऐसा सोच के चलना चाहिए कि हमें किसी ना किसी की, एक इंसान की डेली मदद करनी चाहिए। तो मैंने तो ये मुहिम बना रखी है कि हर एक दिन हर किसी की एक की मदद करनी है। क्या बात है सर, ये मतलब ये एक्चुअली सर, मतलब एक ना मैसेज अपने साथ लेके जाने वाली बात है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। वही कहते हैं ना कि आप, मतलब मैं तो अकेला था, लोग जुड़ते चले गए। वो लोग कैसे जुड़ेंगे जब तक हम लोगों के कुछ करेंगे नहीं, उनको सहारा नहीं देंगे, कुछ करेंगे नहीं। सर आगे चलते हुए कि जब आपका वो हुआ, देन यू स्टार्टेड योर लिटिगेशन, तो सर क्या मेजर केसेस आप डेवलप करते थे, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो कोर्ट के अंदर कि यार ये मैंने बड़ा चैलेंजिंग टाइम था ये? एक बहुत बड़ा मैं आपको इंसिडेंस बोलूँगा कि साकेत कोर्ट की बात है। साकेत कोर्ट में एक बेल आई थी। ओके। सो बेल भी एक मेरे प्रीवियस क्लाइंट थे, उनके साले की थी। कुछ एक उनका लैंड डिस्प्यूट का मैटर हो गया था। कोविड के ड्यूरेशन से पहले की बात है ये, मतलब ये आप मान के चलो कि 2018-19 की बात है। तो उस टाइम पे वो कनाडा से यहाँ पे आए थे, और जब वो यहाँ पे आए तो उनको जो लोकल पुलिस स्टेशन है उन्होंने मतलब घर से उठा लिया था। अच्छा। हाँ, तो कुछ चीज़ें प्लान चल रही थी उनकी, बड़ा इशू था। मतलब आप मान के चलो कि एक 15-16 करोड़ रुपए का उनका अकाउंट भी फ्रीज हुआ था, और एक प्रॉपर्टी थी 200-250 गज की, ओके। जिसके ऊपर किसी लैंड माफिया की नज़र थी। वो मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका मतलब फैमिली रिलेशन था उनका, तो वहाँ से मेरे पास कनेक्ट में आया था मैटर। ओके। सो हमारे पास आए वो, हमने बात करी, बेल पे हम गए। तो बेल आर्ग्यूमेंट जब चालू हुई तो पीछे से देखा तो एक हमारे वकील कौम की फौज वहाँ पे खड़ी हुई थी ऑलरेडी, 20-25। अच्छा। हाँ, 20-25 वकील जो वो एडवोकेट्स थे। लैंड माफिया को सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, 20-25 अप्रॉक्सीमेटली एडवोकेट्स थे, और उसमें कुछ सीनियर गाउन भी साकेत कोर्ट आए हुए थे। आई ओह। वुड नॉट नेम देम, हाँ।
जिनकी मैं मतलब इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो वो मेरे को देख के मैं मतलब मेरे अच्छे सबसे मेरे स्टार्टिंग से मेरे रिलेशन सबसे अच्छे हैं। मैं सबसे क्या कहते हैं बो डाउन करके मिलता हूँ। तो उन्होंने मेरे को देखा, भैया भरत, तो मैंने कहा सर यस, मैंने कहा मैं हूँ इस मैटर में। तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने रिगार्ड भी रखा, बट ऑल दो जो मैटर था वो बहुत हाई पीक पे हो गया उस टाइम पे। मतलब बहुत हॉट आर्ग्यूमेंट्स हो गए हमारे कुछ चीज़ों को लेके। तो इवन देन जज साहब ने भी क्या कहते हैं 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया था कि भाई आप लोग पहले, इवन देन बार के जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो सब आ गए थे उसमें। अरे मतलब एकदम ही। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा बातचीत करी, किसी तरह से हम लोगों ने उसको मैटर को थोड़ा होल्ड करा। देन मैंने भी बात करी। फिर तो ये हुआ कि भाई जो एविडेंसेस हमें मिले उसके दौर पे, जो पीछे से जो उन्होंने विल्स बनाई हुई थी वो सारी फेक विल्स थी, ओके। बैक डेटेड एंट्रीज थी। सो कहीं ना कहीं पे आपको भी पता है कि जज साहब जो डाइस पे बैठे हुए हैं वो सब चीज़ें फेयर करते हैं, हाँ, फेयर देखते हैं। करेक्ट, हाँ। ठीक है, तो उन्होंने भी ये पॉइंट्स करे तो वो मेरे फेवर में ऑर्डर हो गया। बहुत बढ़िया। हम 4-4:30 बजे तक वहाँ पे बैठे रहे, ऑर्डर होल्ड था, हमें बेल मिली। क्लाइंट वॉज वेरी हैप्पी। उस टाइम पे एक ऐसा वो था, उस टाइम पे मैं खुद था, माई फादर वॉज नॉट देयर। मैं था, मेरी पूरी टीम थी, हम लोग 4-5 लोग थे। तो जो सीनियर्स ऑपोजिट में खड़े हुए थे ना, उन्होंने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी कि भरत तूने जो आर्ग्यूमेंट्स आज करे हैं ना, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि तू मतलब एक होता है ना कि भाई एक यंग लॉयर हमारे सामने आके इतने, मैंने कहा सर सब कुछ आपसे सीखा है। तो एक ये जो मेरा एक वो टाइम था ना, मुझे ऐसा लगा कि हाँ कहीं ना कहीं पे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके मैं कहता हूँ कि हमें जहाँ से भी सीखने को मिले ना, हमें वहाँ सीखना चाहिए। ऑपोजिट से भी, हमारे जो साथ खड़े हैं कोर्ट स्टाफ से भी। मेन क्या है, एक तो रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट रहे, एंड आप इफ़ यू हैव टेकन अ ब्रीफ, अगर आपके पास जो ब्रीफ आ गई है तो आपको उसे एंड तक लड़ना है। बिल्कुल लड़ना है। आप अपना बेस्ट दो, बाकी तो जज साहब के हाथ में है जो, वो तो देखो, आप अपना तो बेस्ट दो। आप ये घबराना नहीं है कि सामने कौन भाई है। हमें तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है एंड वी हैव टू डू 200%। वी आर कोर्ट ऑफिसर्स, वी आर कोर्ट। करेक्ट। तो सर ये तो चीज़ आई समझ में। अब मेन क्या होता है ना कि सर आपने वो यूथ वाला टाइम देखा, हो सकता है कि आपके वैसे वाले चैलेंजेस ना हो कि चलो ठीक है आपको हर कोई जानता था, लेकिन सर जैसे कोई बाहर से आ रहा है वकील, फॉर एग्जांपल सर मैं हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं दिल्ली के अंदर आके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर मेरे अपने चैलेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि लिटिगेशन में एकदम आते ही वो अर्निंग्स नहीं है, प्लस रेंट हो गया, एक्सपेंसेस अपने अपने अलग अलग होते हैं। सर इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए देखो, क्योंकि मेरे ख्याल से 60-70% ऑडियंस के अंदर वकील ऐसे ही होंगे शायद से दिल्ली के अंदर। नहीं डेफिनेटली आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जो यूथ आ रहा है एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहा है कि भाई हम दिल्ली में जाके अपनी लिटिगेशन, अपनी प्रैक्टिस को संवारेंगे, बेस बनाएंगे अच्छे से, उनको यहाँ पे आके इतना हताश होना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि यूथ के लिए हम कर सकते हैं, जैसे कि एक फेयर उनके लिए स्टाइपेंड हम रख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 18 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए, हाँ। जब तक उनकी प्रैक्टिस स्टेबल नहीं होती है तब तक। और देखो मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि आज का जो यूथ है ना, वो खुद में इतना सक्षम है कि जब उनकी प्रैक्टिस खुद स्टेबल हो जाएगी ना, वो बार काउंसिल से क्या किसी से भी पैसा नहीं लेंगे। वो एक, अब मैं नहीं कहूँगा कि शर्म वाली बात, वो की हो जाता है कि हम भी तो कुछ प्रूफ करने आए हैं ना, हम भी अपनी मेहनत से करने आए हैं, हम वो चीज़ करेंगे नो डाउट। बट एक मुझे ऐसा लगता है कि सर सीनियर्स का ना एक शुरू के अंदर थोड़ा सपोर्ट हो, थोड़ा वो जिसे कहते हैं ना कि जब तक आप अपने घर पे हो तब तक आपका माँ बाप का हाथ है आपके ऊपर, जब आप घर से निकलते हो असली तकलीफें तो तब पता लगती हैं। एग्जैक्टली। तो वो अब जब हम इधर आ गए हैं तो हम लोग तो अब हमारे सीनियर्स जो हैं, बार के सीनियर्स हैं, हम तो उनकी शरण में है ना। तो वो ध्यान रखने के लिए मतलब क्या क्या स्टेप्स आप लोग को लगता है कि ज़रूरी हैं? देखिए सबसे पहले तो सीनियर्स के साथ जूनियर्स का कनेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। कैसे सर, मतलब बना कैसे सकते हैं? बनाने का रीज़न देखो, रीज़न भी और एक सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है कि आप एक पोर्टल बनाओ। देयर हैज़ टू बी अ पोर्टल जो एक ट्रांसपेरेंट पोर्टल हो, जिसमें सब सीनियर्स
अपने रिक्वायरमेंट्स डालें, जिनको भी इंटर्नशिप्स की, जूनियरशिप्स की रिक्वायरमेंट हो, बच्चों की रिक्वायरमेंट हो, वो उस पर आप पोस्ट करें। और बच्चों के ऑलरेडी उस पर सीवीज होंगे ना, कॉलेजेस, इतने सारे कॉलेजेस के पास इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट्स होती है। कॉलेजेस भी आज की डेट में आपको पता है इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट ड्राइव्स करते हैं, बट एंड रिजल्ट क्या आता है? आप ये देखिए कि कॉलेजेस में 3rd सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती हैं, बट बच्चा आते आते कॉलेज के बाद स्टिल अभी भी क्या कहते हैं, ब्लैंक है कि किस सीनियर को ज्वाइन करें, किस सीनियर के पास जाएं, या हम करें क्या। सर उससे ज़्यादा मुझे ये भी लगता है कि डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा ना, स्किल बेस्ड अगर हम देखें। क्योंकि क्या होता है, यंग लॉयर जो आता है, एक और जो तकलीफ हम लोग झेलते हैं या हम लोग को फेस करनी पड़ती है, वो ये हो जाती है कि यार मैं आया हूँ, अब जो हमने बुक्स में पढ़ा है वो अलग है, अब जो हम प्रैक्टिकल है वो अलग है। तो सर वो वाला गैप कैसे फुलफिल हो? देखो, उस गैप के लिए आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिल्कुल। 1 महीने में, 1 साल में आप कुछ भी नहीं सीख सकते। मैं आज भी क्या कहते हैं, मैंने आपको बोला ना, आपको जहाँ से कुछ सीखने को मिले आप वहाँ से सीखो। मैं आज भी चीज़ें सीख रहा हूँ और हर कोई सीख रहा है। हमारे सीनियर्स हैं, वो खुद बोलते हैं कि भाई मैं आज भी क्या कहते हैं, जो नए लॉज हैं मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के। हमारा अभी आपको पता है रिसेंटली पूरा Criminal हमारा laws पूरे हो चेंज गए। हुआ है। तो देयर हैज टू बी समथिंग That जो spark। आपको, या डेफिनेटली हाँ। आपको करना पड़ेगा। नहीं, आपको मेरा सर consistent रहना मतलब पड़ेगा। पूछने का ये मतलब है सर कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कनेक्ट हो रहा है सीनियर्स प्लस जूनियर्स का, उसी के अंदर एक स्किल बेस्ड लेक्चर हो जाए, एक कुछ वर्कशॉप हो जाए, जिसके अंदर कि यार जब हम लोग अगर चेक बाउंस का केस बना रहे हैं, है ना सर, हम लोग अगर शुरू में हमारे पास अभी क्या केसेस आएंगे, कंज्यूमर केस आ जाएगा, चेक बाउंस का केस आ जाएगा, कोई मैट्रिमोनियल की कंप्लेंट आ जाएगी, तो उतना ही अगर हमारे सीनियर की यार इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उससे क्या है कि एक स्किल बेस्ड हम लोग भी रेडी रहेंगे। क्योंकि होता है क्या कि जब हम लोग अगर किसी को सीनियर को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हम लोग ही सक्षम नहीं है तो वो सीनियर भी हमें कैसे रख लेगा? सुमरजीत, मैं आपको एक इस चीज़ में ना, एक 2018 में जी सर। मैंने एक सेशन करवाया था, एडवोकेसी प्रोग्राम। ओके। वो मुहिम मैंने चालू करवाई थी दिल्ली में। अच्छा। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं तनसुख पालीवाल, जो लिंकिंग लॉज के नाम से फेमस हैं। वो क्या करते हैं, वो ना लॉज को लिंक करके पढ़ाते हैं। ओके। मैंने भी उनसे बहुत पढ़ा है, बहुत मैंने उनसे डिस्कशंस करे हैं। अभी जब लॉज चेंज हुए थे सारे के सारे, हमने एक चार्ट बनवाया था ओके। जिसमें हम स्विचिंग टेबल के नाम से हमने उसको फेमस किया था, ओल्ड लॉज वर्सेस न्यू लॉज का। ओके। जिस दिन लॉ चेंज हुए थे ना, जिस दिन आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट चेंज हुए थे, उसके 10 दिन के अंदर अंदर मैंने वो पूरे दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, दिल्ली कोर्ट्स में। उसके बाद लोगों ने उसको कॉपी किया, यूनिवर्सल वालों ने भी उसके बाद उसमें बहुत सारे वो करे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने एक मुहिम चालू करी है कि हम एडवोकेसी का प्रोग्राम लॉन्च करें। करा था हमने सिखाया भी था बच्चों को बुला के। उसमें जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, हमने उनके साथ बैठ के केसेस की स्टडीज़ करवाई थी कि भाई उन्होंने केसेस में, जैसे आपने बोला 138 में मैट्रिमोनियल में, उनको क्या चैलेंजेस आए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। करेक्ट सर, मतलब हाँ, मेरा वही समझ आ तो रहा था। सिर्फ ये नहीं था कि हम सिर्फ बेल की बात करें, हमने पूरा ट्रायल का उनको बताया यस। कि भाई ट्रायल में आप एविडेंस कैसे करोगे, आप इन चीफ कैसे कराओगे, आप क्रॉस कैसे करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज आप ये देखिए, मैं अभी किसी के साथ बैठा हुआ था आज, तो मैंने बोला था भाई आज मेरा एक मैटर एविडेंस पे लगा हुआ है। उसने बोला सर हमारा तो मैटर अभी आएगा ही नहीं एविडेंस पे, हमने तो प्रैक्टिस अभी शुरू करी है। मैंने कहा बेटा आपको सीखना पड़ेगा, अभी नहीं आएगा बट कभी तो आएगा ना। तो आपको ये नहीं बोलना कि मेरा भी मैटर नहीं आएगा एविडेंस पे, आप ये बोलो कि सर मेरे को भी लेके चलो, या आप जिसके भी साथ भी हो, आप एविडेंस भी सीखो, आप उनके साथ जाके क्रॉस भी देखो। आपको फाइलिंग भी करनी है, आपको ड्राफ्टिंग भी सीखनी है, आपको 1 मैन आर्मी बन के चलना है, बनना पड़ेगा। क्योंकि आगे चलने वाला जो टाइम है ना, वो कहीं ना कहीं पे चेंज करेगा। बिल्कुल। आपने देख लिया है एआई आ गया है, और एआई कितना चेंज कर रहा है। ड्राफ्टिंग आपको पता है, लॉज के रिसर्च आपको पता है, जितने भी पोर्टल्स हैं सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक्ड होते ही चले जा रहे हैं। ये तो है सर। इसी के लिए क्या होता है कि अब रिसर्च बेस्ड टूल्स है, मनुपात्रा हुआ,
SCC हुआ, या और भी अब तो ढेर सारे केस माइन का भी सब्सक्रिप्शन आ गया है, देन AI प्लेटफॉर्म्स ने अपने अपने निकाले हुए हैं। तो उस चीज़ को भी सर टैकल करने के लिए सर लॉ फर्म्स के पास वो सब चीज़ें हैं, सीनियर एडवोकेट के पास है, यंग लॉयर्स को आप लोग कैसे वो चीज़ दे सकते हैं? ये चीज़ें अभी तक आ जानी चाहिए थी सिमरजीत। आनी इसलिए चाहिए थी, आप इंडिया में देखिए कि स्टार्टअप इंडिया को लेके कितनी बड़ी मुहिम चल रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर सबको बोल रहे हैं कि आप अपना स्टार्टअप करो, अपना खुद का क्या कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करो, हम आपको गवर्नमेंट से फंड देंगे, एड देंगे, और लोगों को मिल भी रही है। जितने भी आप देखिए ना, जितने भी AI टूल्स आए हैं, कहीं ना कहीं पे क्या कहते हैं उनको एड मिली है। बिल्कुल, चाहे मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से मिली है, चाहे वो किसी फंडिंग से मिली है, VC से मिली है, किसी भी VC से मिली है, बट मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि उनकी आइडिया स्ट्रांग है। सो एज अ कॉमन, हम इसको अगर हम बार काउंसिल में लेकर आते हैं, हमारे पास यूथ है, इतना बढ़िया माइंड है यूथ का, इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना, आप उनको लीगल रिसर्च में लगाओ ना उनके साथ, आप उनको स्टाइपेंड दो। आपको सिर्फ ये है ना कि आपको स्टाइपेंड सबको नहीं बांटना, इसलिए तो आप लोगों ने अभी तक नहीं करा। आप उनको लीगल रिसर्च का एक प्लेसमेंट सेल बनाओ, एक पूरा सेल बनाओ जिसमें आपका लीगल रिसर्च का भी रहेगा, प्लेसमेंट सेल का भी रहेगा, इंटर्नशिप का भी रहेगा। आप उसी के अंदर ड्राइव्स निकालो, वर्कशॉप्स निकालो, जिसमें आप उनको सिखाओगे भी। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ ड्राफ्टिंग ही कराओगे, आपको उनको लीगल रिसर्च भी सिखानी पड़ेगी ना, जजमेंट्स, तभी तो आप यूज़ कर पाओगे। आप उनको पूरा वो दो, एक्सेस दो। एक्सेस भी क्या दो, आपके पास जितने भी सारे गवर्नमेंट के या फिर अपने जो ये हैं, जो टूल्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उनके साथ आप बात करो, कोलैबोरेट करो। हाँ सर, मतलब कुछ सब्सिडाइज रेट हो कि यार ठीक है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को आप उस रेट पे दे सकते हो, मे बी नॉट द रेट्स विच यू गिव इट टू फर्म्स, बट देन मे बी समथिंग कि यार पर डे के हिसाब से हो गया, या कुछ चीज़ हो पाए, ताकि मतलब बेसिकली सर जब हम कहते हैं कि जो लेडी जस्टिस है उनकी जो आईज बंदी हुई होती हैं, तो क्यों कहा जाता है कि सबके लिए वो इक्वल रहे? नहीं, बट तो, आप देखिए वो खुल गई हैं, अब वो भी खुल गई हैं। अब वो खुल इसलिए गई हैं क्योंकि यूथ जाग गया है, और यूथ ही सब कुछ करेगा चेंज। तो वो करना पड़ेगा, तो जगाना पड़ेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड जगाना पड़ेगा, और जाग गया है। जाग गया है। जाग इसलिए गया क्योंकि पिछले 20 सालों से कुछ नहीं हुआ है। हमारी जो इंश्योरेंस की जो स्कीम है सिमरजीत, हाँ जी सर, वो क्या बार काउंसिल कर रही है? कौन कर रहा है सर? CM वेलफेयर स्कीम जो है, अगर वो यूनिवर्सल होती, सबके लिए होती, तो वो NCR के जितने भी एडवोकेट्स हैं जो फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा, भाई जो 50 साल के 55 साल के जो एडवोकेट्स हमारे सीनियर्स हैं, आज की डेट में उनको ज़रूरत है ना। उन्होंने 8 साल पहले 9 साल पहले पूरी एक काउंसिल को चुना था, आज भी उनको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब जाके मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल में एकदम से एक्टिव हुई है स्कीम वापस से। भाई एक्टिव हुई है, बट स्टिल अभी NCR कवर नहीं हो रहा ना। NCR अभी तक क्यों कवर नहीं हुआ? जबकि पिछले चुनाव में भी बोला गया था कि भाई हम सबको कवर करेंगे। फंड नहीं है, फंड है, बट क्या है, इंटेंट नहीं है, यूज नहीं करना, या यूज नहीं हो पा रहा। कुछ तो इशू है ना, आप उस इशू को रिजॉल्व करो। सर मुझे ना ये भी एक चीज़ लगती है कि जो हम यूथ है ना, उसका जो लीडर भी होना चाहिए, वो भी वैसा फेस और वैसी बात बोले। अब अगर हमारे लीडर से हमारा ही एज गैप इतना ज़्यादा होगा, तो हम अपनी बात वहाँ तक कैसे पहुँचा पाएंगे? अब जैसे सर फॉर एग्जांपल आप इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, अब उसके अंदर सर आप ये सब चीज़ें मुद्दे समझ रहे हैं कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उसके इसलिए सर हम लोग आपको वो चीज़ सपोर्ट कर पाएंगे, बिल्कुल, है ना? तो वही चीज़ है सर कि आप जब हमारे लिए वहाँ पे खड़े होंगे, तो उसके इन सब चीज़ों के अलावा और क्या सर हम नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार अगले 4 से 5 साल में ये बदलाव और हम देखने वाले हैं? सबसे पहला तो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्या, मैं उसका आपको सीधा जवाब ही दे देता हूँ कि हमारी प्रैक्टिस में, हमारा जो पूरे हिंदुस्तान का जो हमारा सिस्टम है, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। जो हमारी प्रैक्टिस है, जुडिशरी के साथ भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है, कोर्ट स्टाफ के साथ स्ट्रेस है। अभी साकेत कोर्ट में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ, बहुत गलत इंसिडेंट, कुछ दिन ही हुए हैं अभी। मैं साकेत कोर्ट में था उसी दिन, 10:30 बजे हम लोग कोर्ट पहुंचे थे।
मैटर कॉल होने ही वाला था और 11 अचानक सवा से पौने 11 बजे की बात हाँ, है बस। अचानक से देखा कि भाई भीड़ इकट्ठा हो गई है, पता चला कि 5th फ्लोर से एक अहमद ने जंप मार लिया, सुसाइड कर ली। क्या ऐसा रीजन रहा उनका? इतना बड़ा डिसीजन कोर्ट के अंदर आके, जहाँ पे सब अपना क्या कहते हैं इंसाफ मांगने आते हैं। हमारे जो भाई हैं, जो हमारा कोर्ट स्टाफ है, वो हम एक फैमिली हैं। बार और बेंच के बीच में इतना गैप आ गया है। आप ये देखिए कि वो कोर्ट के अंदर से जाके ऐसा कर लेगा, इतना बड़ा स्टेप ले लेगा, और लेटर लिख के गया है। तो कहीं ना कहीं पे देखो, आप ये मान के चलो कि स्ट्रेस है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि हमें एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की ड्राइव रखनी चाहिए। जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे आप बार को साथ लेके चलो, चाहे आप बार काउंसिल के उसमें नेतृत्व में करो ये, बट ये होनी चाहिए। बेसिकली हम मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे पाएं, जो आज तक नहीं दी गई है। मेंटल हेल्थ में होना चाहिए। हमारा सारा काम दिमाग से है, गले से तो है ही, दिमाग से तो है ही ना। सबसे ज्यादा है सर, मतलब दिमाग चलेगा, गले में तो सर सिर्फ 10% हम बोल रहे हैं, दिमाग में तो जो 90% रन करते हैं। 2 सेकंड अगर आप कोर्ट के अंदर लेट हो गए ना, आपका मैटर पास ओवर हो जाता है। बिल्कुल। कितना बड़ा आप पूरा देखिए, एकदम से पूरा दिन का शेड्यूल आपका चेंज हो जाता है। उस टाइम पे आपका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है और काफी लोगों के साथ होता है। सर मेरे साथ हुआ था, मैं रात भर एक मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील का फाइनल आर्ग्यूमेंट, रात भर मैं प्रिपेयर किया, कोर्ट में पहुंचा खाली पेट, दिमाग रात भर सोया नहीं। मैटर मेरे आर्ग्यूमेंट हो गए, सामने वाली पार्टी इससे पहले आर्ग्यू करती, सर मैं वहीं पे खड़े खड़े मैंने जज साहब को बोला, सर मुझे पास ओवर दे दीजिए क्योंकि मैं ठीक नहीं फील कर रहा, मैं एकदम बैठा हूँ। पास ओवर के होते, तुम बैठ जाओ, पानी वानी पियो। जज साहब वॉज वेरी गुड। सामने वाली पार्टी ने आर्ग्यू शुरू किया, सर मैं वहीं पे गिर गया। ओह माय गॉड। तुरंत के तुरंत वो कैमरा बंद करवाए, लेके गए, सब हुआ। लेकिन सर ये चीज़ हमें समझनी तो पड़ेगी, स्ट्रेस लेवल तो सब में ही है। टैकल करना, उस बारे में बात करना, ये आई होप अब आप लोग लीडरशिप में आएंगे तो। नहीं, डेफिनेटली। मैं तो देखो, आने से पहले मैं इस चीज़ में वर्क कर रहा हूँ। पिछले 3 सालों से मैंने स्पोर्ट्स के अंदर हाँ इतना काम किया है कि मुझे लगता है कि जितना किया अभी भी कम है, और सबको करना चाहिए। जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, मैंने आगे बढ़ के सबको, अपने पूरे जितना भी हमारा ग्रुप है, सबको मैंने सपोर्ट किया है कि आप आगे बढ़ के इसमें भाग लो। सर ये जो आप स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, आपने सर काफ़ी सारी लीग्स वगैरह करवाई है, तो सर थोड़ा उसके बारे में बताइए, कितना मज़ा आता है और जेन्युइनली हम क्या सीख रहे हैं सर उससे? देखिए, लीग्स में सबसे जो फ़ायदा रहता है ना, एक तो आपकी फिटनेस पे बहुत काम हो जाता है। जो हम डेली बेसिस पे कोर्ट से भागते हैं, ऑफिस, क्लाइंट मीटिंग्स, कोर्ट, ये सब जो हमारा एक डेली का रूटीन रहता है, 10,000 स्टेप तो हो ही जाते हैं। 10,000 स्टेप तो हो जाते हैं, बट स्टिल आपको लगता है कि यार दैट यू स्टिल नीड सम एनर्जी। और एक एनर्जी के साथ साथ ना, जो आपकी नेटवर्किंग होती है, आप जब फील्ड में मिलते हैं, ऑन ग्राउंड जब आप आते हैं ना, तो एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग एनर्जी होती है। उसमें सीनियर्स भी होते हैं। अब जैसे हमने जितनी भी लीग्स कराई हैं, जितनी भी लीग्स में हमने पार्टिसिपेट किया है, उसमें एक 40+, 45+ की कैटेगरी होती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें आपको मौका मिलता है कि आप अपने सीनियर से कनेक्ट कर सको। और जो बाकी जो टीम्स हैं, उनमें भी सारे क्या कहते हैं, यंग लॉयर्स हैं। यंग लॉयर से हमें इतना सीखने को मिलता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। हाँ ये तो है। और सर मुझे ऐसा भी लगता है कि जितना स्ट्रेसफुल हमारा वर्क है, उसके अंदर ना ये एक ब्रेक आ जाता है, बिल्कुल, जो बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मूवमेंट रहेगा तो हम भी बेटर सोच पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपके क्या इस पे विचार है? नहीं, ये देखो, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। ब्रेक आ जाता है, और डेफिनेटली ब्रेक के बाद जब दोबारा से वो चीज़ें साइकिल में आती हैं ना, हाँ वो एक होता है ना कि फ्लूइड गेन हो जाता है, वो Correct. दोबारा से फिर चीज़ें बहुत अच्छे से चलती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि हमें एवरी वीक इस चीज़ को करना चाहिए। हाई कोर्ट में जो रन फॉर जस्टिस होता है, हाँ। आप देखते हो, एक पूरा एक ऐसा लगता है कि कार्निवल टाइप है। सब लोग आके 6 बजे आके सब लोग दौड़ लगाते हैं, मज़ा आ जाता है एकदम। मजा आ जाता है। सारे बार होती है उसमें, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, सीनियर्स होते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो दौड़ते भी ना हो, उनको लगता है कि यार ठीक है, वी शुड रन। ज़रूरी है सर, ये सब एक्टिविटीज से कुछ और होना उससे ये हो जाता है, एक तो कनेक्ट है, आप ना एक फैमिली जैसे रह रहे हो एक्चुअली। बिल्कुल। आप कोर्ट के अंदर लड़ते रहो, लेकिन बाहर तो अपना भाईचारा पूरा ऑन टॉप होना ही चाहिए। अब आप ये देखिए कि जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे बार भी सपोर्ट करती है।
मैं सबसे पहले तो ये DHCP की जो बार है, प्रीवियस बार और अब की जो बार है, दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है यूथ के लिए कि कहीं ना कहीं पे ना वो एक कनेक्ट और एक स्पार्क सबके अंदर आ गया है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल, अभी फुटसल फुटसल पीछे पिकल देखा बॉल था, हुआ था बीच पिकल में, बॉल हुआ टेबल था, टेनिस तक टेबल हुआ। टेनिस तक हुआ है, बैडमिंटन का सब लोग वेट कर रहे हैं। सो यू नो स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है हम लॉयर्स के लिए कि हम एक ना खुशी की तरह फील्ड में मिलते हैं। हाँ। उस टाइम पे ये नहीं होता कि यार ये हमारे ऑपोजिट हैं, ये हमारे सीनियर के ऑपोजिट हैं, ये हमारे कभी हमारे प्रीवियस होते, सब लोग आशीर्वाद देते हैं, सब लोग साथ अच्छे से मिलते हैं, मजा एकदम आता बहुत है। मजा आता है। नहीं, सही है सर। मुझे ऐसा भी लगता है कि इसी हेल्थ, फिटनेस और थोड़ा मेंटल हेल्थ के लेते हुए ना, हर कोर्ट के अंदर ना एक ना जिम थोड़ा एक्टिव हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिम भी होना चाहिए और एक योगा के सेशंस होने चाहिए। मे बी, हाँ, मतलब इस पे आप थोड़ा सा, मतलब अब आप लोग ही हमारे अगर लीडर बन रहे हैं तो मतलब हम चाहेंगे कि, क्योंकि क्या है ना कि वो यूथ को भी थोड़ा सा, हम लोग सर क्यों आना चाहेंगे, हमारी बॉडी भी, वो होता है ना एक बैलेंस हो बॉडी और वर्क और हेल्थ के अंदर, वो चीज़ शायद से अगर हमें एक ही जगह मिल जाए कोर्ट के अंदर तो। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली एक सेशंस होने चाहिए। जिम तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर हाई कोर्ट में, या देखो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारा, करकड़ुमा कोर्ट है, करकड़ुमा में, साकेत कोर्ट में भी आई थिंक जिम वर्किंग हो गए हैं। वर्किंग मतलब उतना नहीं है, होना चाहिए। रोहिणी का मुझे पता है, रोहिणी में काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है। अच्छा, मैंने रोहिणी का जिम नहीं देखा, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर देखा होता तो मैं बिल्कुल एक बार चाहे ट्रेडमिल पे जाता, चढ़ता जरूर। नहीं नहीं, वो चीज़ ज़रूरी तो है ही है सर। भाई हमारा टाइम का ही तो सबसे बड़ा इशू है। हाँ। हमारे काफ़ी दोस्त हैं, हमारे एक फ्रेंड हैं बसीन साहब, गौरव बसीन, उन्होंने अभी पीछे मुझे बताया था कि मैंने एक 1 जनवरी को जिम की फीस भरी है पूरे साल की। मैंने कहा बहुत बहुत बढ़िया। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि आप साल में कितने दिन गए हो, तो अभी तक एक भी बार नहीं गए हैं वो। बिकॉज टाइम नहीं है। हाँ सर, टाइम नहीं है। सभी देखिए सर, 10:30 बज रहे हैं रात के, हम अब जाके सर मुझे आपका टाइम मिल पाया है। नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, आप आए, आपने सर ये सर देखिए सर, हम आप जो लोगों के मुहिम पास आएंगे है, जो सीनियर्स के। मुहिम है उसको आपने हाँ कंटिन्यू करा। मैंने आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि मैं यूथ को हाँ। सपोर्ट करना चाहता हूँ और आप एक उसका जरिया बने हैं। नहीं सर, बिल्कुल वो चीज़, हम सौभाग्य है सर हमारा कि हम उसको आगे ले पाएँ। सर आप स्पोर्ट्स करवाते हैं, सारे टूर्नामेंट्स वगैरह, मेंटल हेल्थ के लिए आप इतना इंपॉर्टेंस देते हैं स्पोर्ट्स को, लेकिन आपके अंदर सर वो स्पोर्ट्स की रुचि एकदम कहाँ से आई थी? मैं स्टार्टिंग से एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। स्टार्टिंग से आप ये मान के चलो कि मैं इतना बढ़िया क्रिकेट खेलता था कि मेरी, जब हम स्कूल में और उसके बाद कॉलेजेस में थे, तो मतलब आप ये मान के चलो कि इवन देन जो अब आज की डेट में जो ये गौतम गंभीर हैं और जो बाकी जो इंडियन उसमें हैं, क्रिकेट उसमें टीम में हैं, तो उसमें से 2-3 साल जो थे वो मेरे साथ खेलते थे और मैं इतनी बढ़िया बॉल डालता था। क्या बात है, अच्छा। और मैं अभी पीछे जब मैंने आपको बताया कि मेरा बैंकिंग का वो था पूरा बैकग्राउंड, मैं SDFC की टीम की तरफ से खेलता था। हमारा एक टूर्नामेंट होते थे, एवरी ईयर टूर्नामेंट होते थे, $1 मिलियन राउंड द टेबल्स के टूर्नामेंट होते थे, बैंक्स के होते थे। 2018 में एक मेरे साथ बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ था। मैं क्रिकेट में, हम मैच चल रहा था हमारा, मैच के ड्यूरेशन में जब सेकेंड इनिंग्स होती हैं, सेकेंड इनिंग्स में लास्ट ओवर था, कुछ 2-1 रन चाहिए थे, मैं ही बॉल डाल रहा था। अच्छा। तो मैंने एक बॉल डालने के बाद एक कैच पकड़ी, जब मतलब एक आई, तो उसके बाद मेरा जो पैर था ये वाला, ये ट्विस्ट हो गया था। ट्विस्ट के बाद मेरे साथ एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंजरी हो गई थी। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे स्कार्स हैं यहाँ पे। तो मेरी डबल सर्जरी हुई थी, 15-16 घंटे की सर्जरी हुई थी गंगाराम में। उसके बाद 6 महीने तक मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट पर रहना है। तो आज भी मेरे अंदर वो एक ना क्रेज़ है, वो ना एक कि क्या कि भाई मेरे को, मैं नहीं खेल पा रहा तो एटलीस्ट जो युवा हैं, जो हमारे जो यंग साथी हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ स्पोर्ट्स में, मेंटल हेल्थ में, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में बहुत कुछ क्षण मिलते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि साकेत कोर्ट में जो इंसिडेंट हुआ है, बहुत कम टाइम मिलता है ऐसे डिसीजंस लेने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को सपोर्ट करके आप कहीं ना कहीं पे उनको इन सब चीज़ों से रूबरू करा रहे हो कि
स्पोर्ट्स फिटनेस और प्रैक्टिस में आपको स्किल्स कैसे आप फाइंड कर सकते हो। तो एक यही एक सपोर्ट सिस्टम है नहीं जो मैं सही भी चलाना है चाहता सर, हूँ। मतलब जो चीज शायद से आपका वो पूरा नहीं हो पाया, जो शायद आप भी देखते होंगे कि यार भाई मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक मैच 2 मैच खेल लूँ टीम के साथ और खेलता भी हूँ मैं, बट जो एक लेवल मेरा था, वो थोड़ा सा एरा जो एक बोलते हैं कि क्रिकेट का जो एक एरा होता है, हाँ। वो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा से रिवाइव करूँ और मैं करूँगा ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल होगा सर। मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि अगर भगवान एक चीज लेता है तो दो तीन चीजें देता भी है। तो सर उन्होंने फिर आपको ऐसे लिटिगेशन के अंदर इतना वो प्रॉस्पर करवा रहा है, सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कुछ वो भी हो सकता है कि वही लिखा हो कि यार एक अच्छा एडवोकेट तू ज्यादा अच्छा बन पाएगा, क्रिकेटर तो ठीक है, वो चीज भी नहीं साथ साथ चलती बिल्कुल, जाए। आपने जो बात बोली कि भगवान कुछ एक चीज़ लेता है तो वो देता भी है। हाँ इस बहाने मुझे एक बहुत अच्छे भाई मिल गए हैं, एक मेरी टीम, जिनको मैं टीम तो कम बोलता हूँ, मैं सबको भाई बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे भाई हैं, हर जगह मेरे साथ खड़े रहते हैं। अच्छा तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के सर, चलते हैं। कैमरे में आप उनका नाम जरूर लीजिए, क्या पता वो देख रहे होंगे तो वो मुस्कुरा जरूर जाएंगे। नाम बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लाइन है, अच्छा और सारे मेरे जिगरी हैं, सारे मेरे जिगरी हैं। नहीं ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी मेरे साथ खेलते हैं, जो भी टीम में मेरे साथ हैं, सब लोगों को मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे नाम से खेले। और वो मेरा नाम नहीं है, वो टीम भरत शर्मा का ही नाम है, वो आपका ही है, आज भी है और आगे भी रहेगा। बहुत बढ़िया। नहीं ये तो सर मज़ेदार एकदम होता है किस्सा। सर आजकल हो क्या रहा है ना, जो यूथ आ रहा है, अब नए नए जो एडवोकेट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, टेक्नोलॉजी हमारी फिंगर टिप्स पे है, एआई का ज़माना है। बिल्कुल। जज साहब ने कोई सवाल पूछा, सीनियर ने कोई सवाल पूछा, चलो जी फटाफट चैट जीपीटी कर लेते हैं, आंसर बताते हैं, हम अपने ब्राउनी पॉइंट्स ले लेते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ डाउनफॉल्स भी हो रहे हैं, तो सर उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, जो सामने जो जज साहब बैठे हैं ना, वो हमसे 3 से 4 फुट ऊपर बैठे हैं, उनको सब दिखता है, एक रीज़न के लिए बैठे हैं। एक रीज़न के लिए बैठे हैं। तो वो रीज़न जो है ना, वो चैट जीपीटी वगैरह ये सब पहले जुडिशरी के पास कहीं ना कहीं पे ना एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए आ जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कुछ सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्होंने अपने जूनियर्स को ड्राफ्टिंग के लिए बेल दे दी। हाँ जी। ठीक है, ड्राफ्टिंग के लिए बेल दी। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है कि एक एक माइन्यूट सी चीज़ है, देख के ही सब कुछ होता है, और वो सारे सारे कोर्ट्स में होता है। जितने भी उसमें साइटेशंस थी ना, वो साइटेशंस के बेसिस पे ना उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, उनका नोटिस चला गया। अरे वो जो साइटेशंस थी ना, वो साइटेशंस वो थी ही नहीं, वो केस उससे रिलेटेड ही नहीं थे। तो कभी भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप गो पायलट को यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप जेमिनाई को यूज़ कर रहे हैं, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं आज की डेट में, आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, आपको उनको यूज़ करना आना पड़ेगा। तो आपको एक बैलेंस बनाना है। आप सब कुछ चैट जीपीटी से या एआई से मत करवाओ। आपके सीनियर्स भी हैं ना, आप उनको दिखाओ तो कम से कम, आप उनसे रेफरेंस लो। फिर आप कहते हो कि सीनियर्स क्या कहते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते। भाई आप जब चैट जीपीटी को ग्रुप बना रहे हैं तो सीनियर्स कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? सही बात यू हैव टू मेक द बैलेंस। और आपको चीज़ें स्किल के साथ साथ, बैलेंस करके साथ साथ आपको चीज़ें ये भी देखनी है कि आप किसी भी एक चीज़ पे इतना ब्लंटली भरोसा मत करो, खुद वेरीफाई तो करो, कोशिश तो करो। एग्जैक्टली। जब तक आप साइटेशंस को, आप जजमेंट्स को वेरीफाई नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, आप सिर्फ लिख दोगे, उसमें मेंशन कर दोगे, आप सीखोगे क्या? कल को अगर आपके सीनियर पूछे कि भाई ठीक है ये वाला जजमेंट है, इसके अंदर कहा क्या गया है ये तो बताओ, तो फिर आपको पता है कितनी जजमेंट्स सेम टाइटल की होती हैं, बट उसका जो अंदर का जो मैटर होता है, अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं, एमसी मेहता कितनी सारी आप डालो, आपको पता चल जाएगा। सो अनिश कुमार की जजमेंट्स आप देख लो। सो यू हैव टू बी टैक्टफुल। करेक्ट। और ये यूथ को पता है कि वो होना पड़ेगा, इसके लिए आपको लर्निंग्स करनी पड़ेंगी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम अगर एआई को आगे लाना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं प्रैक्टिस में, तो हमें उसको काउंसिल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसकी आप वर्कशॉप्स दो। आप 24 आवर्स के, 20 आवर्स के जैसे मीडिएशंस के वर्कशॉप्स होते हैं, आप वो वर्कशॉप्स दो ना, आप सर्टिफिकेशन दो एडवोकेट्स को, आप सिखाओ ना, स्किल बेस्ड वो चीज होगा तो अपने आप कितने सारे आप ये देखिए कि एआई टूल्स हैं, कितने सारे। सर कॉर्पोरेट्स में होता है, जो ट्रेनिंग उनके होते हैं सेंटर्स, दे टीच देम
कि यार आपको एआई टूल ऐसे इस्तेमाल करना है, हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं एआई टूल, आपको मना नहीं कर रहे हैं, बट यूज इट इन दिस वे, आप उसको वेरीफाई वैसे करो, डाटा सेट आप वैसे समझोगे, ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है। साथ के साथ मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जितने भी यंग लॉयर्स आ रहे हैं उनका एक ट्रेनिंग का वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं, लॉ फर्म में या फिर किसी और सेक्टर में भी, आपका एक L&D का प्रोसेस होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एक 3 डेज का 4 डेज का एक टेन्योर होता है। ओके। आपको उन सब चीज़ों के, कंपनी के बारे में, उनके इंडस्ट्री के बारे में, आपको काम क्या करना है, आपके प्रोसेसेस क्या होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। ट्रेनर होते हैं, सब कुछ आपको सिखाया जाता है, उसके बाद आपको ऑन जॉब लेकर आया जाता है। तो हमारे लॉयर फील्ड में, लीगल फील्ड में ऐसा होना चाहिए। यूथ को 3 दिन का या फॉर एग्जांपल 3 डेज का नहीं तो कम से कम एटलीस्ट एक पर्टिकुलर एक टाइम का, जो भी डिसाइडेड हो, जो भी सबको लगे। भाई मैं तो ये बोलूँगा कि एक यूनिवर्सल होना चाहिए ये, ना सिर्फ दिल्ली में, ये सारे बार काउंसिल में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिसमें एक स्टैंडर्ड 24 आवर्स का या 36 आवर्स का ट्रेनिंग का सेशन होना चाहिए लॉयर्स के लिए, ताकि उनको लगे कि हाँ, काउंसिल भी या फिर बार एसोसिएशन भी, अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें अपीयर कैसे होना है। आधे एडवोकेट्स को, आधे जो यंग युवा आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि प्लेंटिफ को किधर की तरफ खड़े होते हैं और डिफरेंट किधर होते हैं। नहीं सर, ये जैसे आपने बहुत अच्छी बात भी कही, क्योंकि कोई जज का एग्जाम जब क्लियर करता है, ट्रेनिंग तो उसकी भी होती है। कोई आईएएस का एग्जाम जब क्लियर करता है, ट्रेनिंग तो उसके बाद उनकी भी होती है। आईपीएस हो, जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग उस लेवल के हो, लेकिन एक डॉक्टर भी एग्जाम देने के बाद ट्रेनिंग लेता है। तो सिमिलरली एक एडवोकेट एआईबी क्लियर करने के बाद या फिर एडवोकेसी में आने के बाद उसकी भी अगर ट्रेनिंग है तो अच्छी ही बात है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी सेट कर रहे हो वो चीज़। देखिए, आपने जो ये बात बोली है ना कि हम उस लेवल पे नहीं है, तो जो कानून बनाने वाले हैं वो भी एडवोकेट हैं, कानून लागू करवाने वाले हैं कहीं ना कहीं वो भी एडवोकेट हैं, और कानून को चलाने वाले, लोगों तक पहुंचाने वाले, इंसाफ दिलाने वाले, वो भी हम ही हैं। तो ये चीज़ें जब हमारे लिए नहीं है, आज की डेट में मैं कहता हूँ कि अगर हमारे लिए ये वर्कशॉप्स लगेंगे तो मैं सबसे पहले जाऊँगा और उन वर्कशॉप्स को अटेंड करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा वहाँ पे। क्योंकि समय ही हर कुछ सिखाता है। तो ये चीज़ें सबके लिए होनी चाहिए, इनको सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखो, कॉलेजेस में सिखाया जाता है, मैं एग्री करता हूँ, बट जब एक यूनिफॉर्म एक प्लेटफॉर्म रहेगा सबके लिए, रियल लाइफ जब आते हैं वो अलग स्किल है, और कॉलेज लाइफ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल का यही डिफरेंस हो जाता है वो चीज़। भाई आपको जब प्रैक्टिकली एक सीनियर लॉयर जो प्रैक्टिस में पिछले कुछ सालों से अच्छे मैटर्स कर रहे हैं वो सिखाएंगे तो आप कुछ तो सीखोगे ना। बिल्कुल। आपको ये तो शिकायत नहीं रहेगी कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, आपको लर्निंग्स भी मिलेंगी, आपको कनेक्ट भी मिलेगा। और ऐसे एवरी वीक वर्कशॉप्स होने चाहिए। ट्रेनिंग्स तो देखो बहुत ज़रूरी है लॉयर्स की, और ये सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा यूथ कह रहा है। मैं एक यूथ की आवाज़ हूँ, जो मैं ये चीज़ को सामने ला रहा हूँ। वो बोल नहीं पा रहे, या फिर वो बोलना चाहते हैं, या उन्होंने बोला है या सामने नहीं आई ये चीज़ें, ये चीज़ होनी चाहिए। तो सर, जैसे ही आप जैसे जब मेंबर्स आएंगे बार के प्रॉपर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में और कमिटी में, तो आई एम श्योर सर काम होगा प्रॉपर, हमारा यूथ को आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे एंड बढ़िया काम होगा, एंड मेन है कि इम्प्लीमेंट होगा इस बारी। डेफिनेटली होगा, इम्प्लीमेंट होगा भी और चेंजेस भी होंगे। बिल्कुल होंगे सर। एक चीज़ और होती है, हम जब यूथ की बात करते हैं, एक होता है जो विमेन बेस्ड हमारे थोड़ा सा इश्यूज वगैरह फेस करती है विमेन, क्योंकि एक नेचुरली फैमिली या सोसाइटी का प्रेशर हो जाता है मैरिज का, या मैटरनल लीव्स जो आ जाती हैं, मैरिटल लीव्स वगैरह आ जाती है, उसकी वजह से जो प्रैक्टिस में ब्रेक एक रहता है ना, उसके लिए सर हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बहुत एक जेन्युइन आपने एक इशू रेस किया है। इसके बारे में मैं बहुत दिनों से कुछ करना भी चाहता था, और आगे आप सबका प्यार मिलेगा तो मैं इस पे करूँगा भी। जितने भी हमारे फीमेल साथी हैं, फीमेल लॉयर्स हैं, उनके साथ ये देखो, मैं इशू नहीं बोलूँगा, बट ये एक प्रोसेस है कि कभी ना कभी शादी हमारी भी हुई है। आप शादीशुदा हैं? नहीं सर, अभी बचा हुआ हूँ। चलो तो जल्दी आपका भी नंबर आने वाला है, बट होपफुली यू विल बी इन प्रैक्टिस
तो एक इशू रहता है कि फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि कुछ टाइम प्रैक्टिस से एक ब्रेक मिल जाता है, और जो वो एक ब्रेक होता है ना सिमरजीत, वो जो ब्रेक कॉज करता है ना, वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अब ब्रेक आता है, फॉर एग्जांपल शादी के बाद छुट्टियां होती हैं, कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स होती हैं, फैमिलीज़ के साथ गेट टुगेदर होती है, एंड उसके बाद एक आपको मैटरनल लीव्स का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है। तो फीमेल लॉयर्स के साथ एक ये जो गैप रहता है 1 साल 2 साल का, ये एक मेजर हिट करता है उनकी प्रैक्टिस में। वापस आके उसी कॉन्टिन्यूएशन में उसी स्केल पे प्रैक्टिस करना, ये इशू रह जाता है कहीं ना कहीं पे। और हमारे काफ़ी फीमेल साथी हैं, उन्होंने भी ये मेरे से शेयर किया है। तो इसके लिए ना एक मेरे को ऐसा लगता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ना कोर्ट के अंदर अच्छा करना चाहिए डे केयर का, ताकि उनको भी लगे कि हाँ कोर्ट में आके अपने बच्चों को एक डे केयर में, अगर वो ड्यूरिंग द कोर्ट आवर्स, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में जो हमारी मैक्सिमम जो हमारे मैटर्स होते हैं वो 1-2 बजे तक हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो एक टाइम फ्रेम होता है, तो उस टाइम फ्रेम में वो आके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डे केयर का बार के साथ मिलके, और जुडिशरी भी इसमें हमें सपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे बीच में क्रचेस का सिस्टम चला था, बट वो मुझे नहीं लगता कि वो कंटिन्यू हुआ है प्रॉपरली। जब जिम का नहीं हो पाया तो ये तो फिर एक अलग ही बात है। और दूसरी चीज क्या होगी ना, एक ना बैलेंस रहेगा। अभी क्या है, विमेन लॉयर्स मतलब उनमें ना अभी एक स्टिल वो चीज रहता है कि यार ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड है जो बोलते हैं। तो वो चीज बैलेंस आउट तभी होगी जब हम लोग एक थोड़ा उनको भी अपॉर्चुनिटी भी देंगे, एक फैसिलिटी उस तरीके से होगी, तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर। भाई देखो, बैलेंस तो अब 30% तो कर दिया है रिजर्वेशन के बाद। वो तो सर ठीक है, वो तो चलिए पोजीशंस वगैरह में है। मतलब मैं एक नॉर्मल लिटिगेशन बेस्ड अगर देखा जाए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बैलेंस कहीं ना कहीं पे देखो हमारे सीजीआई साहब ने शुरुआत कर दी है। और हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए, इस पर वर्क करना चाहिए। जो सिटिंग कमिटी है, जितने भी सारे लीडर्स हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जो सीनियर्स हैं, कि इस बारे में सोचें। कहीं ना कहीं पे फीमेल साथियों को ज़रूरत है कि उनको आगे लाके सपोर्ट करा जाए। बिल्कुल। क्योंकि देखो, आप एक चीज़ ये देखिए कि कोई ना कोई अगर प्रैक्टिस में आ रहा है तो सीखने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए आ रहा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा तो जब सीख जाएंगे, एक बात होती है ना कि आप सीखिए, पैसा अपने आप आएगा। तो आप पैसे के पीछे मत भागिए, आप सीखने के लिए पीछे भागिए। आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस में फर्निश हो जाओगे, अच्छे से स्पार्क आ जाएगा आपके अंदर, जो होगा ना कि भाई दूर से दिख के, तब आप बिल्कुल खुद ही पैसा अपने आप आएगा। बिल्कुल, वो चीज़ तो हो ही जाती है। इसमें हमें इसमें कर सकते हैं कि हम सब लोग एक मुहिम चलाएं कि जितने भी फीमेल लॉयर्स हैं उनके लिए शादी के बाद डे केयर का एक सिस्टम सारे कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में तक होना चाहिए, ताकि सबको सेफ लगे, अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, और कहीं पे भी बैक स्टेप ना लें कि भाई अब हमें घर से नहीं निकलना। क्योंकि फैमिली भी तभी सपोर्ट करेगी कोर्ट में भेजने के लिए, जब उनको लगेगा कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, प्रॉपर सुटेबल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। ये तो है सर। एंड में चलते हुए सर, मेरे कुछ सवाल हैं जो आपको सर फटाफट बताने होंगे जैसे जैसे आपके दिमाग में आते जाएं। सर सबसे पहला कि सर 3 चीज़ें जो आपके लिए एक लाइफ मंत्र है जो एक लॉ स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। भाई सबसे पहले तो ये है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। आप अपने सीनियर्स को जितना रिस्पेक्ट करोगे, जितना बो डाउन करोगे, जितना उनसे सीखोगे, आप उतना प्रोग्रेस करते रहोगे लाइफ में। मैं हमेशा से सबको यही बोलता आया हूँ कि आप कभी भी किसी के साथ भी, पहले तो आप उल्टा मत बोलो, चाहे आप कोर्ट के अंदर हो, चाहे आप कोर्ट के बाहर हो। आप सबसे बना के रखो, सबके साथ प्यार से रखो, और कुछ नहीं पता आपको कभी भी किसी से कुछ भी सीखने को मौका मिल जाए। और देखो सिमरजीत, ये लाइफ जो है ना भाई हमारी, बहुत कोविड में हमें सबको पता चल गया था कि हम घर बैठे बैठे ऐसा लगता था कि हमें खुद को कोविड ना हो जाए। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। 2 दिन की जिंदगी है, जिंदगी अपना मुस्कुराहट से, खुशी से क्या कहते हैं बिताया जाए। तो पहला तो ये है। दूसरा जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा यंग लॉयर्स को, कि आप अपने नेटवर्किंग को बढ़ाओ। नेटवर्किंग को आप बढ़ाओगे, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप प्रैक्टिस में पीछे हट रहे हो, क्योंकि आपको क्लाइंटेल बनानी पड़ेगी,
आपको रेफरेंसेस पे काम करना पड़ेगा, आपको अपना जो स्किल है स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप स्किल डेवलप नहीं करोगे आप पीछे ही रहोगे। आज की डेट में प्रैक्टिस में जितने भी यंग लॉयर्स हैं वो सिर्फ मतलब मैं ये बोलूँगा कि लिंक्डइन पे ही वर्किंग करते रहते हैं, कनेक्ट्स बनाते रहते हैं। आपको 1-to-1 मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में लिंक्डइन पे 100 रिक्वेस्ट आती हैं। जब तक आप पर्सनली नहीं मिलोगे आपको कैसे कोई जानेगा। बिल्कुल। आप जितने भी इवेंट्स होते हैं आप पार्टिसिपेट करो, सीनियर से मिलो, सीनियर से डिस्कस करो, अपने जो आपके जो हैसल्स हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं आप उनसे डिस्कस करो, मुझसे डिस्कस करो जो इश्यूज़ हैं आपके। बिल्कुल। तो जब तक आप इश्यूज़ नहीं डिस्कस करोगे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। वही मैं तो करता हूँ। नहीं, ज़रूरी भी है सर, बिल्कुल। सर एक ऐसी चीज़ जो कॉलेज का लॉ स्टूडेंट को बिल्कुल आनी ही चाहिए जब तक वो लिटिगेशन में आ रहा है। रिसर्च, जजमेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि बेल में 307 में 308 में आपको कौन सी जजमेंट यूज़ करनी है। अर्नेश कुमार की इतनी सारी जजमेंट्स हैं। जो भी मैटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका चीटिंग के मैटर्स हो गए, साइबर वाले मैटर्स हो गए, केरला कोर्ट की इतनी बहुत अच्छी जजमेंट है। उसने सारा जो ये चल रहा था फ्रीज वाला, अकाउंट फ्रीज वाला, पूरा ठीक है, jurisprudence ढंग से पूरा सब सब बता कुछ दिया। समझा दिया कि भाई जो भी क्या कहते हैं आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है आप उतने का लीन लगाओ, दैट्स इट। अदरवाइज आपको पता है साइबर पुलिस वो तो स्टेशन पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर पूरा रहे थे। अकाउंट फ्रीज हो जाता था और वो प्रॉपर एक एक्सटॉर्शन चल रहा था। हाँ, तो प्रैक्टिस में यू हैव टू बी वेरी फाइन, और फाइन आप तभी होगे जब आप लॉ पढ़ोगे। रिसर्च आनी चाहिए, बिल्कुल। सर मतलब ये सर मेरा ना हर गेस्ट के साथ ना सर एक ये सवाल ज़रूर होता है, लास्ट सवाल होता है, मेरा फेवरेट सवाल ये है। मेरे को बस अब एक ही बुक याद है। मैं तो सर एक बुक की बात कर ही नहीं रहा था, अच्छा। बट हाँ ये आपने सर मैं उससे पहले अपने आखिरी वाले सवाल पे आऊँ। Okay. सर एक बुक जो आप रेकमेंड करना चाहते हो हर बच्चे को पढ़ने के लिए, सिर्फ लॉ बुक या नॉर्मल? कोई भी बुक सर। लॉ तो हम पढ़ ही रहे हैं, लॉ के अलावा। देखिए लॉ बुक्स के अलावा मैंने एक लाइव इंसिडेंस जो मतलब मैं बोलता हूँ, मैं उस चीज़ को बहुत फॉलो करता था। शार्क टैंक का एक एपिसोड था, मैं अश्नीर ग्रोवर का बहुत बड़ा फ़ैन था, बिकॉज वो बिल्कुल ना बहुत बड़ा कैलकुलेटिव था और ऑन पॉइंट्स बात करता था। उसने बुक लिखी है दोगलापन। वो बुक आप अगर पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा कि मतलब एक्चुअल में आपके साथ जो खड़ा हुआ है ना वो 2 मिनट बाद किसी और के साथ है। एंड सेकेंडली उस बुक में ये भी मेंशन चीज़ें मतलब एलैबोरेटेड हैं कि आपको उन सब चीज़ों के लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए, कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसे इश्यूज ना हो। बिल्कुल, वो एकदम सही बात है। सर लास्ट सवाल मेरा, सर नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि जब वो चीज़ आप अचीव भी कर लेंगे सर, इट इज़ मोर ऑफ अ मैनिफेस्टेशन क्वेश्चन, कि जब आप वो चीज़ अचीव करेंगे सर मैं ये वाली सेम क्लिप चला के पोस्ट करूँ कि सर ने ये कहा था और आज सर ने करके दिखाया है। देखिए आज के 5 साल बाद मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा हूँगा कि सर हमने यूथ के लिए और हमने जो उस टाइम पे एक पॉडकास्ट किया था, हमारे जो इश्यूज हमने रेज किए थे उनका हमने सॉल्यूशन निकाल के कितने बेनिफिट्स दिए हैं। क्या बात है, ये तो सर मतलब और मैं इस मुहिम के अंदर इस जो हमने एक ड्राइव चलाई है इसके अंदर मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे सीनियर्स हों, चाहे वो हमारे साथी हों, चाहे वो आने वाले हमारे जो लॉयर्स हो, यंग लॉयर्स हों, क्योंकि उनके बिना और जो सीनियर्स हैं दोनों के बिना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हमें सबका सपोर्ट चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल सर, यही सर ज़रूरी चीज़ें भी है सर, जो हम लोग देखते हैं ना कि अगर हम एक लीडर को चूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी बातें कहे और उसके ऊपर काम भी करे, और वो ऐसा नहीं कि मतलब इलेक्शन ख़त्म हो गए तो चलो जी टाटा बाय बाय, आप कौन हम कौन। नहीं, तो वो चीज़ नहीं है वो चीज़, और उसी चीज़ को हम आगे लेते हुए चलें। सर बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। आपके इलेक्शंस के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है आप जैसे लोग आगे आएँ, हम लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव मिले, Thank you. सबका वो चीज़ हो पाए, एंड आई रियली विश यू दी बेस्ट ऑफ दी विशेस। थैंक यू सो वो मच। चीज़ आपको रहे। थैंक यू सो मच। मैं एंड में बस एक ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स, फिटनेस
और आपका जो स्ट्रेस है, आपको इस चीज़ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा, इन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा अगर आपको प्रैक्टिस में लॉन्ग टर्म चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू आवर ऑडियंस एज वेल। अगर आप Thank लोग you. हमारे साथ अभी तक देख रहे हैं, जो आई होप आप देख रहे हो, क्योंकि जो आज मैं सीखा हूँ भरत सर से, वो ये सब चीज़ें हो जाती है कि यार जितना मर्जी स्ट्रेस हो, स्पोर्ट्स फिटनेस हमें खुद को ध्यान रखना है। एंड यस, बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमको स्टार्टिंग के ईयर्स में। इट इज जस्ट दैट वी नीड टू फाइंड अ गुड मेंटोर, अ लीडर हु कैन एक्चुअली रेज दी वॉइसेस, जो हमारी आवाज़ उठाए और उस चीज़ पे अमल कर पाए। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।